कैसा सब लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माय चैनल। तो आज हम फिर से कहना जा रहे हैं, आज हम फिर से हमारा नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये है हमारा हिस्ट्री का क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर, राइज ऑफ नेशन इन यूरोप। ठीक है, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। पिछले आज वीडियो में हमने हमारा चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ख़त्म कर दिया था। ठीक है, और चैप्टर 6 उसके बाद चैप्टर 6 उसके बाद चैप्टर 2 सारे चैप्टर ख़त्म कर दिए थे। और अभी हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 1 हिस्ट्री का, जिसका नाम है राइज ऑफ नेशन इन यूरोप। तो चलिए बिना कोई देर के शुरू करते हैं अपना वीडियो। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द आइडिया ऑफ द नेशन। French Revolution of 1789 was the first clear expression of nationalism। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर फ्रांस छींक खाएगा ना तो पूरा यूरोप में कोल्ड सर्दी फैल जाएगी, कोल्ड यानी सर्दी फैल जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सारे आइडियाज़ है और ये जो रेवोल्यूशन है, आप एक टाइप से रेवोल्यूशन कह सकते हो, पूरा रेवोल्यूशन है बड़ा सा। और ये पूरा मतलब उसको यूरोप को फ्रीडम, यूरोप मतलब अभी आपने एक नेशनलिज्म इंडिया हमारा चैप्टर था वो भी उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या था कि इंडिया यानी कि हमारे एक देश है जिसको चाहिए इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इसमें एक चैप्टर है, मतलब इसमें इस चैप्टर को मतलब इस चैप्टर में ऐसा बोला है कि एक कंटेंट को मतलब एक कॉन्टिनेंट को इंडिपेंडेंस चाहिए। ये क्या चीज़ है? ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक कॉन्टिनेंट को कैसे फ्रीडम चाहिए, कौन से उसके अंदर के कंट्री को फ्रीडम चाहिए, वो सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखो, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूरा इंटर रिलेटेड है ये चैप्टर, क्योंकि मैंने आपको बोला कि फ्रांस की इकोनॉमी से यूरोप की इकोनॉमी रिलेटेड है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर फ्रांस छींक खाएगा तो पूरा यूरोप में कोल्ड फैल जाएगा। ये चीज़ है। सबसे पहले हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा टॉपिक दिया है, क्योंकि हम पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे जो हमने हमारी क्लास 8 9th में पढ़ा था। 9th में हमारी 9th का सबसे पहला चैप्टर था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें पढ़ा था। हम इस चैप्टर में थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद हम हमारा दूसरा बाद में हमारा यूरोप का टॉपिक चालू होगा। चलो शुरू करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 वाज फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। आपको पता है कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसके पर ही पूरा नेशनलिज्म बेस्ड है और सब अब इसको ही फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है, हम सब उसको ही फॉलो कर। यहाँ पे हमको थोड़े कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप टेकन बाय फ्रेंच टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिविटी आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। तो पढ़ते हैं। आइडिया ऑफ लै पैरिता एंड लै सिटियन। हाँ देखो, लै पैरिता का मतलब आपको पता है? लै पैरिता यानी कि फादरलैंड और लै सिटियन यानी कि सिटीजन, यानी कि वहाँ पे ये वहाँ पे अभी सिटीजन रूल करेंगे। और फादरलैंड यानी कि फादर मतलब ठीक है, ये चीज़ हमको बोलिए कि अभी सिटीजन्स के आइडिया के बेस पे चलेगा ये पूरा। लै पैरिता का मतलब है फादरलैंड और लै सिटियन का सिटीजन। अभी ये पूरा जो फ्रेंच है अभी ये मतलब सिटीजन के बेस पे चलेगा। ये हमारा एक आइडिया था। ठीक है, तो पूरे सिटीजन के आइडिया पे चलेगा, सिटीजन के डिसीजन पे चलेगा। ये सारे जितने भी सिटीजन है उसके, ये हमको बोला था। ये हमारा ये आइडिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ताकि वो सेंस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन वो अप्लाई कर पाए। ठीक है, फिर दूसरा है न्यू फ्रेंच फ्लैग, ट्री कलर फ्लैग। आपको पता है ट्री कलर नया फ्रेंच फ्लैग आया था। ठीक है, उसके बाद है एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड एंड रीनेम नेशनल असेंबली। हाँ, एस्टेट जनरल को इलेक्ट किया था उन लोगों ने, मतलब एक एस्टेट जनरल की नाम की मतलब एक पूरी असेंबली बनाई थी जिसको इलेक्ट किया था। और एक पूरी असेंबली बनाई थी बड़ी सी,
इसमें सारे लोग डिसीजंस और वो सब रूल्स बना पाए। उसके बाद में उसको नेशनल असेंबली नाम दे दिया। फिर न्यू हाइम्स कंपेरिजन ओथ्स टेकन, न्यू हाइम्स यानी कि नए नए मतलब उसके बाद है उसका एक रिपब्लिक का सॉन्ग बनाया गया। और ओथ यानी कि मतलब वो शपथ शपथ बोलते हो ना, शपथ ली गई बहुत सारी नई नई। ठीक है, ये ओथ का मतलब है और हाइम्स का मतलब रिपब्लिक, उसका सॉन्ग बनाया। ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद है सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पूरी मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया ना वो पूरी सेंट्रलाइज कर दी थी, ये चीज़ थी। उसके बाद है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबोलिश्ड। हाँ, कस्टम ड्यूटी यानी कि टैक्सेस इंप्लीमेंट हो गए थे। उसके बाद है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वेर इंट्रोड्यूस। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वेर इंट्रोड्यूस कि अभी मतलब सारे लॉज और डिसीजन के बेस पे चलेगा। सर फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज। हाँ, फ्रेंच बाकी कोई नहीं, अभी खाली फ्रेंच ही लैंग्वेज बोलनी है सबको, ये चीज़ हो गई थी, फ्रेंच ही लैंग्वेज बोलनी है अभी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में। हमारा एक टॉपिक है ठीक है, हमारे टॉपिक नेपोलियन, उसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब नेपोलियन टॉपिक नहीं है यार, नेपोलियन बोनापार्ट आपको पता होगा, फ्रांस में रूल किया था 1799 टू 1815। 1815 तक रूल किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने रूल किया था, ये बोला। उसके बाद है गेन्ड एब्सोल्यूट पावर इन 1799 बाय बिकमिंग फर्स्ट कंसल। ठीक है, बोला है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट तो 1799 में जैसे ही वो बना कंसल बना, वो पहले तो उसको तुरंत ही पावर बहुत सारी दे दी गई थी, बहुत सारी पावर उसको। फिर आगे आते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड का, मतलब नेपोलियन ने जो बनाया था सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, 1804 में जो उसने बनाया था वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज एबोलिश्ड। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज एबोलिश्ड है कि मतलब अगर लॉ एबोलिश हो गया है तो कोई नहीं, सारे पर्सन इक्वल रहने चाहिए। ठीक है, इक्वल रहने चाहिए। फिर बाद है सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ देखो, सारे मतलब ऐसा नहीं कि ये अगर रिच है और ये पुअर है, और अगर रिच को अपनी प्रॉपर्टी बढ़ानी है, उसने पुअर से ज़बरदस्ती उसकी फैसिलिटी, उसकी प्रॉपर्टी ले ली क्योंकि वो जो पुअर है वो कुछ कर नहीं सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको अपनी मतलब प्रॉपर्टी पे राइट है, चाहे वो पुअर और रिच हो कोई भी। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, पूरी सेंट्रलाइज कर दी थी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसलिए उसमें बहुत सारे मेजर्स लाए गए। ठीक है, सिंपल मेजर्स लाए गए जो बहुत एकदम सिंपल थे और बेहतर थे। उसके बाद है एबोलिश फेडरल सिस्टम। तब फेडरल सिस्टम थी उसको एबोलिश कर दिया था। फेडरल सिस्टम यानी कि जो कि मतलब इसको फंडामेंटल राइट है और इसको नहीं, यही मतलब फंडामेंटल राइट ले सकता है, इसको ही राइट टू वोट है, ये सब फेडरल सिस्टम एबोलिश कर दी गई। उसके बाद हमको दिया है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में इम्प्रूव, कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंक्रीज करे गए थे। ऑटोमोबाइल को ज़्यादा अभी इम्प्रूव हुआ था, ऑटोमोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ था कि दूसरे सिटीज से, उसके आजू बाजू के दूसरे सिटी। ठीक है, कि जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्रीज हुई थी। कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि बाजू का कोई भी सिटी हो, स्टेट हो, उससे उस बाजू की कंट्री हो, उससे उसकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुई और उससे मतलब कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सिस्टम हो सकती है, ये हुआ था, इम्प्रूव हो गई थी। ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। हाँ, अभी हमारा चालू होता है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। अभी तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कुछ पढ़ रहे थे कि हमारा चैप्टर था हमारे 9th में, चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसकी थोड़ी झलक देख रहे थे। अभी हमारा चैप्टर मतलब अभी हमारा चैप्टर रियली चालू हो रहा है, हमें क्या नेशनल यूरोप शुरू करते हैं। ठीक है, नो नेशन स्टेट वेयर इन यूरोप बिकॉज ऑफ नॉट कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर।
क्या बोला है, नो नेशन स्टेट वेयर यूरोप, ठीक है, क्या है यहाँ पे कि पीपल रेसिडिंग इन डिफरेंट एरिया स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। यहाँ पे उनको बोला है नो नेशन स्टेट वेयर इन यूरोप बिकॉज ऑफ नॉट कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर, कि वहाँ पे नेशन स्टेट नहीं थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक किसी पर्सन की आइडेंटिटी नहीं थी ना, और कल्चर यहाँ पे एक स्पेसिफिक कल्चर नहीं था। जैसे यहाँ हमारे यहाँ पे हिंदू था, वैसे वहाँ पे कोई फिक्स कल्चर नहीं था, ठीक है। कुछ बाद में क्रिश्चियन कल्चर, बुद्धिज़्म कल्चर, वैसा कोई फिक्स कल्चर नहीं था, ठीक है। कॉमन कल्चर एक ऐसा नहीं था, इसलिए वहाँ पे कोई नेशन स्टेट नहीं थी। और उसके बाद हम दूसरा पॉइंट पे आते हैं, वहाँ दिखाया हमको पीपल रेसिडाइंग इन डिफरेंट एरिया स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। वहाँ पे कोई लेवन कॉमन नहीं थी। डिफरेंट एरिया में जैसे अभी मेरे एरिया में मैं बोलूँगा हिंदी, तो बाजू के एरिया में कोई बोलेगा, मतलब बाजू की सोसाइटी में कोई गुजराती बोलेगा, ऐसा होता है। मैं हिंदी बोला, वो इंग्लिश बोला, मेरे बाजू में रहने वाला इंग्लिश बोलेगा, मैं हिंदी बोलूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई अगर कोई डिफरेंट कल्चर के, देखो वहाँ पे कोई कल्चर ही नहीं था, फिर मतलब कैसी लैंग्वेज कौन सी स्पेसिफिक होगी, ठीक है। कोई वहाँ पे कल्चर ही नहीं था, फिर स्पेसिफिक लैंग्वेज कौन सी बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ होती थी वहाँ पे, दोनों अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। एग्जाम्पल, हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक माइग्रेरिया, अदर हाफ स्पोक वेराइटी ऑफ डेलिकेट्स, एंड इन जेलेशिया पीपल स्पोक पॉलिश। हाँ देखो, बोला हमको एग्जाम्पल दिया हंगरी का, वहाँ पे मतलब कुछ ही पीपल, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ही माइग्रेरिया स्पोक कर दी थी, बाकी के कुछ डिफरेंट डेलिकेट्स स्पोक कर देते, ठीक है। ये चीज़ हमको बोली है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट ये चीज़ें, ठीक है। और गैलियन नाम की कंट्री में कुछ लोग पॉलिश शो कर देते। उसके बाद है द एरिस्टोक्रेसी इन द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं। लैंड ओनिंग क्लास, हाँ एरिस्टोक्रेसी मतलब मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, लैंड ओनिंग क्लास। अभी न्यू मिडिल क्लास आई ना, उनको लैंड ओनिंग क्लास बोला, उनके पास लैंड होता है, हमेशा लैंड होना ही चाहिए और उनको लैंड मिलना ही चाहिए पक्का। न्यू मिडिल क्लास में ये था। स्पोक फ्रेंच कनेक्टेड बाई फ्रेंच का लैंग्वेज ही स्पोक करें पर्टिकुलर न्यूमेरिकल स्मॉल ग्रुप, मतलब वो जो न्यू मिडिल क्लास लैंड ओनिंग जो थे ना, वो एक स्मॉल ग्रुप था, इतना बड़ा ग्रुप नहीं था भाई कि बहुत बड़ा ग्रुप था, वैसा नहीं था, एक स्मॉल ग्रुप था न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। मतलब वो मिडिल क्लास ही ग्रुप था, उनको लैंड ओनिंग क्लास में भी कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया हमको पीजेंटरी, न्यूमेरिकली यानी कि नंबर में बहुत स्मॉल ग्रुप था, ठीक है। उसके बाद अभी दूसरा है पीजेंटरी, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, पीजेंट की जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। उसके बाद है मिडिल क्लास, न्यू सोशल क्लास हैज एमर्ज विद द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स एंड एमरजेंसी ऑफ कमर्शियल। हाँ देखो, ये न्यू मिडिल क्लास ग्रो हुई थी किसकी वजह से, कि टाउन्स की ग्रोथ ज़्यादा हो गई ना, टाउन्स की ग्रोथ और बाकी सारे क्लासेस होते कास्ट की ग्रोथ ज़्यादा हो गई, इसलिए एक नया ग्रुप बना मिडिल क्लास, क्योंकि जल्दी से टाउन ग्रोथ होना चालू हो गया अचानक से, इसलिए। उसके बाद एजुकेटेड क्लास वेयर आइडियाज ऑफ नेशनलिटी गेन पॉपुलैरिटी, जो मतलब जो एजुकेटेड क्लास थी पर्टिकुलर, वो उनके आइडिया क्या थे नेशनलिस्ट के, उनके आइडिया की वजह से वो पॉपुलर हो गई, वो मेजॉरिटी हो गई, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो हमारा ये दूसरा टॉपिक है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।